भवानीपुर गांव में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। एक माँ और उनकी 3 बेटियां। उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो सब अपना जीवन यापन किसी तरह कर लेती थीं। इस परिवार की मुखिया सरस्वती थीं। उनकी बड़ी बेटी का नाम काव्या, मंझली बेटी का नंदिनी और छोटी बेटी का नाम गौरी था। तीनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम और अपनापन था। नंदिनी, गौरी, चलो तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ। अगर आज हमें काम मिल गया ना तो घर के हालात भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। माँ की दवाइयाँ भी अब खत्म होने वाली हैं। अब हमें किसी भी हाल में ये काम चाहिए ही चाहिए, वरना कुछ दिन बाद खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद अब से हमारी परेशानियां थोड़ी कम होंगी। अब जल्दी चलो, कहीं वो भैरव सेठ काम के पहले दिन ही हम पर भड़क ना उठे। वहीं बैठी सरस्वती उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने जैसे ही भैरव सेठ का नाम सुना, उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। माँ, हम निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे शाम तक काम की अच्छी खबर लेकर लौटे। अगर आने में देरी हो जाए तो तुम खाना खाकर सो जाना। रुको बेटा, तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम लोग उस भैरव के यहाँ काम करने के बारे में सोच रही हो तो अभी इसी वक्त अपना इरादा बदल दो। लेकिन क्यों माँ? आपको तो पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा काम तो उसी के यहाँ मिलता है। हाँ माँ, हम भीख मांगने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम मेहनत करेंगे और बदले में मजदूरी लेंगे। इसमें बुराई क्या है? काव्या और नंदिनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी माँ मानने के बजाय उन्हें डांट लगा देती हैं। मेरी बात तुम तीनों कान खोलकर सुन लो। चाहे हम भूखे ही क्यों न मर जाएं, लेकिन उस आदमी के सामने हाथ फैलाने कभी नहीं जाएंगे। इतना कहकर माँ दूसरे कमरे में चली जाती हैं। शाम ढल चुकी थी। बाहर आंगन में तीनों बहनें बैठकर आपस में दिन भर की बातों पर चर्चा कर रही थीं। दीदी, माँ ने आज पहली बार इतनी सख्ती से हमें रोका। मुझे लगता है वो हमसे कोई बड़ी बात छुपा रही हैं। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया। भैरव सेठ का नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया था। मैंने कई बार उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं है। मुझे तो लगता है माँ हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। जब भी भैरव सेठ की बात होती है तो उनका चेहरा मुरझा जाता है। वो एकदम घबरा जाती हैं। सही कह रही हो तुम दीदी। हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो माँ इतना चिंतित हो जाती हैं। खैर, अब हमें कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। माँ की दवा, घर का राशन, अब सब खत्म होने वाला है। हम कब तक सिर्फ उम्मीद के भरोसे बैठे रहेंगे? आज बाजार में मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था। कह रहे थे कि जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बाजार में बेचने पर अच्छी कमाई हो जाती है। हम भी वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके बेचेंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपने दम पर कमाएं। तीनों बहनें बहुत निडर और मेहनती थीं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो तीनों कभी हार नहीं मानती थीं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सब लोग साधारण सा खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों बहनें लकड़ियां काटने जंगल में पहुंची। तीनों पहली बार ये काम करने आई थीं, इसलिए हर चीज उनके लिए एकदम नई थी। चारों तरफ नजर घुमाने के बाद उन्होंने देखा कि लगभग हर जगह सिर्फ पुरुष लकड़हारे ही लकड़ियां काट रहे थे। एक भी महिला का वहां नामो निशान नहीं था। ये सब देखने के बाद छोटी बहन गौरी बोली, दीदी, यहाँ तो पहले से ही इतने लोग लकड़ियां काट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें एक भी लकड़ियां मिलेंगी। ये क्या गौरी, तुमने पहले दिन ही हार मान लिया? जंगल बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं हमें अच्छी लकड़ियां मिल ही जाएंगी। वो तीनों बातें ही कर रही थीं कि तभी नंदिनी की नजर एक सूखी लकड़ियों के पेड़ पर पहुंचती है। वहां पर कोई भी आदमी लकड़ियां नहीं काट रहे थे। दीदी, उधर देखो, उस तरफ कोई भी लोग लकड़ियां नहीं काट रहे हैं। शायद वहां हमें अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। चलो उधर ही चलते हैं। तीनों जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंची, तभी वहां कुछ लकड़हारे उन्हें रोकने के लिए तेजी से पहुंच जाते हैं। रुको, तुम तीनों इस जगह पर लकड़ियां नहीं काट सकती हो।
क्यों भला? यहाँ तो पूरी जगह खाली है, कोई भी लकड़ियाँ नहीं काट रहा, तो फिर तुम्हें दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। घर की औरतें जंगल नहीं घूमती हैं, बल्कि उनका काम चूल्हे के पास होता है। ये हम पुरुषों के काम करने की जगह है। चलो जाओ अब यहाँ से, जाकर चूल्हा चौका संभालो। बड़ी आई लक्कड़हारी बनने। ये तुम लोग गलत कर रहे हो। हम मेहनत करने आए हैं, किसी का हक छीनने नहीं। जंगल किसी एक का तो है नहीं, इसलिए तुम्हारा हमें रोकने का कोई हक नहीं बनता। बहुत जवाब देने लगी हो। तुम्हारी जैसी लड़कियां अब हमें नियम सिखाएंगी। पिता का साया सर पर नहीं है तो बोलने की तमीज भी भूल चुकी हो। मेहनत करने का अधिकार तो सबको है, चाहे पुरुष हो या महिला। जिसको जो जरूरत पड़ेगी वो इस जंगल से सामान लेगा, चाहे लकड़ियां हों या फिर और कुछ। किसी का भी अधिकार नहीं बनता कि वो उन्हें रोक सके। सुनो भैया, अब ये हमें बराबरी का पाठ पढ़ाने आई हैं, लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है। जब घर में कोई पुरुष ही नहीं होगा तभी इतनी ऊंची आवाज में बात कर पा रही हैं। अगर इनके सिर पर पिता का हाथ होता तो इन्हें अपनी हद पता होती। पिता का नाम सुनते ही तीनों बहनों के चेहरे उतर गए। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उन्हें तो अपने पिता का चेहरा तक ठीक से याद नहीं था। गांव के कई लोग अक्सर उनके मृत पिता को लेकर उन्हें ताने दिया करते थे। ठीक ऐसा ही व्यवहार उनके साथ जंगल में भी हुआ। दोनों लकड़हारों ने उन्हें खूब उल्टा सीधा बोला और वहां से भगा दिया। तीनों बिना कुछ बोले वहां से वापस चल पड़ी। भले ही जमाना बदल गया है, लेकिन कुछ लोगों की सोच अब भी पिछड़ी हुई है। दीदी, क्या सिर्फ लड़की होने की वजह से इस समाज में हमें हर जगह नीचा दिखाया जाता है? दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, लेकिन इन जैसे मंदबुद्धियों की सोच आज भी वहीं अटकी हुई है। ऐसे लोग महिलाओं को अपने बराबर का सम्मान देने से डरते हैं। इन्हें डर लगता है कि कहीं महिलाएं इनसे आगे ना निकल जाएं। तभी तो गांव में कोई महिलाओं को बाहर काम करने नहीं देता, बस उन्हें चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। लेकिन अब करेंगे क्या? काम भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? पता नहीं आगे क्या होगा। घर का राशन और माँ की दवाइयाँ सब खत्म होने वाले हैं। समझ नहीं आ रहा ये सब कहाँ से लाएंगे। पहले तो पिताजी का साथ छूट गया और अब ये हर कदम में तकलीफ। भगवान, आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? आज हमें जंगल से भले ही खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारी हार नहीं है। हम कुछ न कुछ करके रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तुम लोग बस हिम्मत हारने वाली बात मत करो। ऐसे ही बातें करते करते तीनों बहनें धीरे धीरे अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। तीनों बहनों ने गांव में हर छोटे बड़े काम ढूंढे, लेकिन उन्हें कहीं काम ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होने लगी। घर की सारी जरूरत के सामान खत्म होने लगे। इसी चिंता में काव्या एक दिन नंदिनी और गौरी से कहती है, हमें अब कुछ करना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों में घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मैं तो कहती हूँ हमें माँ को बिना बताए भैरव सेठ के पास जाना चाहिए। वहाँ जरूर कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। माँ ने हमें भैरव सेठ के यहाँ काम करने से साफ मना किया था। अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे माँ की बात याद है, लेकिन अब और दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा है। हमें उनके खातिर ये काम करना पड़ेगा। मैं नंदिनी की बात से सहमत हूँ। हम कल ही भैरव सेठ के यहाँ चलेंगे। और गौरी, तू ज्यादा परेशान मत हो। समय आने पर माँ को सब सच बता दिया जाएगा। काव्या और नंदिनी के कहने पर गौरी भी भैरव व्यापारी के यहाँ चोरी छुपे काम करने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोपहर का समय था। माँ दवा खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी वो तीनों मौका देखकर घर से बाहर निकल जाती हैं। आराम आराम से चलो, अगर माँ जाग गई तो हमें जाने नहीं देंगी। अभी माँ सो रही हैं और 1-2 घंटे तक नहीं उठेंगी। तब तक हम भैरव सेठ के यहाँ से काम पक्का कराएंगे। इसके बाद तीनों बहनें भैरव सेठ के घर चली जाती हैं। उसने जैसे ही तीनों को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। वो तीनों के ऊपर खूब भड़का। तुम लोग बिना इजाजत के घर के अंदर कैसे आ गईं? सेठ जी, हमें आपसे काम के सिलसिले में कुछ जरूरी बात करनी है। हमें काम की बहुत जरूरत है।
जरूरी बात करनी है तो घर के बाहर इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? अपने कदमों से मेरे फर्श को गंदा करना जरूरी था तुम तीनों को? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चली आती हैं। चलो बताओ क्या काम है मुझसे? ये सुनकर गौरी धीरे से नंदिनी से कहती है, दीदी, ये आदमी कितना अकड़ू और बदतमीज है। माँ सही ही कहती थी इसके बारे में। ये क्या हमें काम देगा? मुंह बंद रख गौरी, अगर इसने सुन लिया तो हमें यहाँ से भगा देगा। हे, तुम दोनों आपस में क्या खुसफुस कर रही हो? कुछ नहीं सेठ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि हम मेहनत करके अपने घर के हालात सुधारना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो हमें एक मौका दीजिए, हम तीनों बहुत ही लगन से काम करेंगे। काम तो मेरे यहाँ बहुत है, लेकिन मैं किसी को यूं ही मजदूरी पर नहीं रखता। पहले ये बताओ, मेहनत करने की ताकत भी है या सिर्फ बातें बनाना आता है? सेठ जी, हम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे हैं, बस हमें एक मौका दे दीजिए, उसके बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा कारोबार जंगल की लकड़ियों पर चलता है। तुम तीनों रोज ज्यादा मात्रा में लकड़ियां लाया करना। जितना ज्यादा लकड़ियां लाओगी, मैं तुम्हें उतना मजदूरी दूंगा। लेकिन जंगल के लोग हमें वहाँ काम ही नहीं करने देते। अब कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पूरे जंगल में मेरे आदमी काम करते हैं। मैं एक बार कह दूंगा तो कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। तीनों बहनों को अब काम मिल चुका था। उन्होंने राहत की सांस ली और खुशी खुशी घर लौट जाती हैं। कुछ देर बाद घर पहुंचने पर माँ उन तीनों से गुस्से में कई सारे सवाल पूछती हैं। कहाँ से आ रही हो इतने देर में तुम लोग? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अभी तो तुम्हें कोई काम भी नहीं मिला है, फिर कहाँ थी अब तक? माँ के सवालों से घबराकर गौरी हड़बड़ा जाती है। उसके मुंह से लगभग सच निकलने ही वाला था। तभी इतने में नंदिनी तुरंत परिस्थिति संभाल लेती है। माँ, हम गांव के कुछ व्यापारियों से मिलने गए थे। सोच रहे थे कि कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दें। पक्का यही बात है ना? कहीं तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भला आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे? मैं तुम्हें ऐसे ही बेवजह नहीं रोकती हूँ। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर पाता। जब सही समय आएगा मैं तुम लोगों को सब बता दूंगी। अभी बस मेरी एक बात याद रखना, उस भैरव व्यापारी से जितना दूर रहोगी उतना ही अच्छा रहेगा। इतना कहकर माँ रसोई की तरफ खाना बनाने चली गईं। तीनों बहनें वहीं चेहरे पर अफसोस लिए खामोश बैठी रहती हैं। पहली बार उन्होंने अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ बोला था, लेकिन वो जानती थी कि ये झूठ किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार के हित के लिए ही था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो तीनों जंगल लकड़ियां काटने के लिए निकल जाती है। इस बार उन्हें लकड़ियां काटने से कोई नहीं रोकता है, पर वहां खड़े कुछ लकड़हारे उनको ताना मारने से बाज नहीं आते हैं। वो तो आज भैरव सेठ की वजह से चुप हैं, वरना इस जंगल में इन औरतों को कदम तक नहीं रखने देते। क्या दिन आ गया है। कभी सोचा नहीं था हमें इन कमजोर औरतों के साथ भी काम करना पड़ेगा। पर चिंता मत करो, देखना 2-4 दिन में खुद ही अपना चूल्हा चौका संभालने भाग जाएंगी। उन लकड़हारों ने तीनों बहनों को बार बार खूब खरी खोटी सुनाई और ताने मारते रहे, लेकिन तीनों ने उनकी बातों को अनसुना कर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना काम करती रहीं। शाम होते ही तीनों लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर लेकर भैरव के गोदाम जाती हैं, जहां वो अपनी लकड़ियां रखा करता था। गोदाम में भैरव अपने गल्ले पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी वो तीनों उसके पास आती हैं। ये लीजिए सेठ जी, आज हमने बहुत सारी लकड़ियां काटी हैं। इतनी सारी लकड़ियां देखकर भैरव की आंखें चमक उठीं। वो खुश होकर तीनों को शाबाशी देता है। अरे वाह, पहले ही दिन तुम तीनों ने कमाल कर दिया। इतनी सारी लकड़ियां अकेले काट डाली। तुम लोगों ने उम्मीद से काफी ज्यादा काम किया है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो मेरा व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना कहकर भैरव तीनों बहनों को उनकी मजदूरी दे देता है। ये लो तुम तीनों की आज की मजदूरी। और हाँ, कल से थोड़ा जल्दी आना। आज पहला दिन था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल ऐसा नहीं होना चाहिए। सेठ जी, शायद आपके हिसाब में कोई गलती हुई है। आज हमने जितनी लकड़ियां लाई हैं उसके हिसाब से मजदूरी इससे कहीं ज्यादा बनती है। ज्यादा नहीं तो कम से कम पूरा पैसा तो दीजिए।
तुम तीनों काम में अभी नई हो। नए मजदूरों को इतना ही पैसा मिलता है। पहले खुद को पूरी तरह साबित करो, फिर बाद में पैसे भी बढ़ जाएंगे। मेरे यहाँ नियम मैं ही बनाता हूँ। अगर पसंद है तो काम करो, नहीं तो अभी के अभी जा सकती हो। नहीं नहीं सेठ जी, हम काम नहीं छोड़ेंगे। आप भले ही हमें कम मजदूरी देना, लेकिन हमें काम से निकालने की बात मत करना। गांव में कोई काम नहीं देता है, बस आप ही का सहारा है। अगले दिन से वो हर रोज समय पर लकड़ियां काटने जाती और सबसे ज्यादा काम करके बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके भैरव के पास लाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। भैरव कभी कभी उन्हें बाजार में लकड़ियां बेचने भी भेज देता था। काम तो पहले से 2 गुना हो चुका था, लेकिन मजदूरी आधी ही थी। एक शाम तीनों काम खत्म करने के बाद आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। दिन ब दिन भैरव का काम बढ़ता ही जा रहा है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका आधा भी हमें नहीं मिल रहा है। कभी कभी तो लगता है हम जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। हम कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे दुगनी मेहनत करवाएगा, और वो भी आधे पैसों में। वो बहुत ही कंजूस और लालची है। इतना पैसा होने के बाद भी उसका मन नहीं भरता, हमारी मेहनत के पैसे भी मार लेता है। तीनों बहुत निराश हो चुकी थीं। दुगनी मेहनत और भरपेट खाना ना मिलने के कारण वो तीनों कमजोर हो चुकी थीं, इसलिए थककर पेड़ के नीचे बैठ गई थीं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मौसम बिगड़ने लगता है और आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। जोरों की बारिश और बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है। तूफान चालू हो गया है। लगता है बहुत देर तक बारिश होगी। चलो जल्दी घर चलते हैं। तीनों बहनें बारिश से बचने के लिए तुरंत अपने घर चली जाती हैं। गांव में ऐसी बारिश शुरू हुई कि लगातार 2 दिन तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। और इधर घर में माँ चिंतित होकर खिड़की से बाहर का मौसम देख रही थी। ऐसी बारिश मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। इस साल काफी गर्मी भी पड़ रही थी। चलो थोड़ा राहत तो मिलेगा, लेकिन अगर यही हाल रहा तो हमारे सारे काम भी रुक जाएंगे। माँ, मैं तुमसे कई दिनों से एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ पूछना, क्या बात है? हम तीनों ये जानना चाहती हैं कि तुम भैरव का नाम सुनते ही इतनी गुस्से में क्यों हो जाती हो? क्या उसने कभी तुम्हारा कोई नुकसान किया था? भैरव का नाम सुनते ही उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं। कुछ रिश्तों की सच्चाई जितनी देर से पता चले ना बेटा, उतना ही अच्छा होता है। और आगे से उस नीच का मेरे सामने नाम भी मत लेना। लेकिन माँ, हम अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे। कुछ तो बात जरूर है जो तुम हमसे छुपा रही हो। बताओ ना, क्या है? मैंने कहा ना, उस आदमी पर कोई बात नहीं होगी। वो इंसान किसी शैतान से कम नहीं है। तुम तीनों भी ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो और उसके पास भूल के भी कभी काम मांगने मत जाना। उस वक्त भी माँ उन्हें सच्चाई नहीं बताती और इधर उधर की बातें करके टाल देती हैं। बारिश रुकने के बजाय दिन ब दिन लगातार बढ़ते ही जा रही थी। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बाहर गांव के लोग शोर शराबा मचा रहे थे, जिसे सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। क्या हुआ? आप सब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? इस भयंकर बारिश ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। घर की छत भी लगातार टपक रही है। अब तो कुछ खाने को भी नहीं बचा है। घर में सारी जरूरत के सामान खत्म हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा है इस बारिश में हम क्या करें। हाल तो अब ऐसा हो चुका है कि पूरे घर में सिर्फ पानी ही पानी है। छत का भी कोई भरोसा नहीं कब उखड़ जाए। खाना न मिलने के वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। लोगों ने अफरा तफरी मचाना शुरू कर दिया था। बारिश का कहर ऐसा बरसा कि अगले 1 हफ्ते तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। लोगों के घर चूल्हे जलने बंद हो गए थे। पूरे गांव में भुखमरी के कारण लोग बीमार पड़ने लगे थे। तीनों बहनों से गांव वालों की ये हालत नहीं देखी गई, इसलिए वो उपाय ढूंढने जंगल निकल पड़ी। दीदी, उधर गांव में सबका भूख के मारे बुरा हाल हुआ है और आपको लकड़ी काटने का सूझ रहा है। अरे पागल, मैं लकड़ियाँ काटने नहीं बल्कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने आई हूँ। वो कैसे दीदी? क्या करने वाली हो तुम? मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। चलो मेरे साथ, अभी बताती हूँ।
इतना बोलकर काव्या दोनों को जंगल के काफी अंदर तक लेकर चली जाती है। थोड़ा और दूर चलने के बाद तीनों एक विशाल पेड़ के सामने रुक जाती हैं। ये देखो, ये कितना बड़ा पेड़ है। याद है जब हम यहाँ लकड़ियाँ काटने आते थे, तब मैंने इस पेड़ को कई बार देखा था। इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है? अरे जरा गौर से देखो इसे। इसकी शाखाएं बहुत मजबूत हैं और पत्तियां इतनी घनी हैं कि ऊपर बारिश का पानी भी नहीं आएगा। अगर हम इस पेड़ पर बांस और लकड़ियों की मदद से एक छोटी सी रसोई बना दें, तो इस बारिश में भी खाना बनाकर लोगों को खिला सकते हैं। दीदी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर हम गांव वालों के लिए खाना बनाएंगे तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अभी गांव में सब बारिश से बहुत परेशान हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। काव्या के ये सुझाव दोनों बहनों को पसंद आया। उन्होंने बिना समय गवाए पेड़ के ऊपर एक पत्तियों और बांस से छोटी सी रसोई बनाई और उसी में खाना पकाने लगी। शाम होते ही तीनों लोग टिफिन भर के खाना लेकर गांव लौटी और सभी भूखों को खाना खिलाने लगी। बेटी, भगवान तुम तीनों बहनों को हमेशा खुश रखे। कई दिनों बाद आज हमें पेट भर के खाना नसीब हो रहा है। तुम तीनों बहनों ने आज पूरे गांव का सहारा बनकर दिखाया है। हमने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, लेकिन जिस काम को हम मर्द मिलकर नहीं कर पाए, वो तुम बहनों ने कर दिखाया। आज मुझे समझ आ गया, अगर औरत ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। आज मेरी सारी पिछड़ी सोच खत्म हो गई। जिन गांव वालों के मुंह से तीनों ने केवल ताने सुने थे, आज उन्हीं के मुंह से तारीफ सुनकर तीनों को बहुत सुकून मिल रहा था। तीनों बहनें बहुत खुश हो चुकी थीं। गांव वाले भी अब उन्हें सम्मान देने लगे थे। एक दिन तीनों अपने पेड़ वाली रसोई में खाना बना रही थी। तभी उनकी माँ भी वहां पहुंच जाती हैं। अरे माँ, तुम्हें यहाँ इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। तुम तीनों दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकती हो, तो क्या मैं अपनी बेटियों का थोड़ा सा हाथ भी नहीं बटा सकती? चिंता मत करो, अभी भी इस बुढ़िया में बहुत जान बाकी है। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। इतना बोलकर माँ तीनों बेटियों के साथ खाना बनाने लगती हैं। कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। फिर वो सब गांव वालों के लिए भोजन लेकर निकल जाती हैं। तभी अचानक रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। काव्या, क्या मुझे भी थोड़ा भोजन मिल सकता है? इस बरसात की वजह से मेरे घर में भी खाने की बहुत किल्लत है। आवाज सुनते ही चारों लोग भैरव के पास जाती हैं। उसे वहां सामने देखकर माँ हैरान हो जाती हैं। वाह, जिस इंसान को कभी दूसरों की तकलीफ दिखाई नहीं देती थी, आज वही हमसे रोटी मांग रहा है। बहना, तुम भी इसी गांव में रहती हो? मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आई? मुझे भी आज तक नहीं पता चला, वरना मैं ही आ जाता तुमसे मिलने। अपनी इस गंदी जुबान से मुझे बहना कहने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। तेरे जैसा भाई भगवान दुश्मन को भी ना दे। दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनके बीच कोई पुराना रिश्ता हो। तीनों बहनें हैरानी से कभी माँ को देख रही थीं तो कभी भैरव को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। माँ, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? और ये आपको अपनी बहन क्यों कह रहे हैं? तुम लोगों को शायद सच नहीं पता कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। मैंने तो तुम्हें आखिरी बार बचपन में देखा था, इसलिए तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रही हो। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं। माँ, क्या ये सच कह रहे हैं? अब आज तुम चुप मत रहना। हम और अंधेरे में नहीं रहना चाहते। तुम्हें सच बताना ही होगा। रिश्ते का आधा सच तीनों के सामने आ चुका था, इसलिए वो सच जानने के लिए माँ से जिद करने लगती हैं, जिस कारण माँ भी उन्हें पूरा सच बता देती हैं। हाँ, ये सच कह रहा है। ये भैरव तुम्हारा मामा और बदकिस्मती से मेरा इकलौता भाई है। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। तब मैं उम्मीद लेकर इसके दरवाजे पर मदद मांगने गई थी। और मुझ जैसे पापी ने पैसों के घमंड में अपनी ही बहन को घर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। उस समय मैंने रिश्तों से ज्यादा दौलत को महत्व दिया। लेकिन आज इस बारिश में मुझे समझ आया कि मुसीबत के वक्त धन दौलत नहीं, बल्कि अपने लोग काम आते हैं। भैरव को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। फिर भी माँ का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ।
वो गुस्से में तीनों को साथ लेकर घर चली जाती हैं। घर पहुंचने के बाद काव्या माँ को समझाती है। माँ, हम जानते हैं कि मामा जी ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, लेकिन आज उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और मुझे लगता है आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। माँ, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि किसी भूखे को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, और आज वही सीख मामा जी पर भी लागू होती है। आप उन्हें माफ कर दो और खाना दे दो। ये सब सुनकर माँ का दिल पसीज जाता है और वो तुरंत खाना लेकर भैरव के घर पहुंच जाती है। ये लो भैया, खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। अपनी बहन को देखकर भैरव भावुक हो उठता है और अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो बहना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा। आज से मेरा सारा कारोबार मेरी तीनों भांजियां संभालेंगी और हम सब साथ में रहेंगे। भैरव ने जो बोला वो किया। वो सब लोग अब साथ में रहने लगे और भैरव का सारा कारोबार तीनों बहनें मिलकर संभालने लगीं। गांव में भी धीरे धीरे सब कुछ सही हुआ। पिछड़ी सोच रखने वालों को करारा जवाब मिला। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।